एक आदमी ने अचानक देखा कि जिस यॉट पर वह सवार था वह समुद्र में नहीं बल्कि पानी में डूबे हुए एक शहर में तैर रही है। नीचे 20 मंजिला इमारत की छत थी। वह घबरा गया और चारों ओर देखने लगा। एक ऐसा शहर जो कभी बहुत व्यस्त और जीवंत था, इस समय वहां सिर्फ कुछ ऊंची इमारतें ही बची थीं, जो समुद्र के बीच छोटे छोटे द्वीपों की तरह दिख रही थीं। बाकी सब कुछ अंतहीन पानी में डूब चुका था। इस शहर में आखिर कौन सी आपदा आई थी? कौन सी ताकत थी जिसने लोहे और स्टील से बनी सभ्यता को पल भर में मिटा दिया? कौन सी ताकत थी जिसने इंसानों को गायब कर दिया? और कौन सी ताकत थी जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया? अब मैं आपको इस एंड ऑफ द डे फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। द एंड ऑफ द डे 2। आइए सिंग सिन के साथ इस सर्वाइवल यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस आपदा की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। 2 सितारे जो मौत के देवता के हाथों जितने शक्तिशाली थे, सीधे पृथ्वी से टकराए। इस भयानक टक्कर में आधी पृथ्वी आग के समंदर में डूब गई। इम्पैक्ट वेव ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ ही घंटों में दुनिया की 90% आबादी खत्म हो गई। 5 साल बाद भी पृथ्वी इस आपदा से उबर नहीं पाई है। अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े अब भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे कोई टाइम बम हो। बचे हुए लोगों ने फिर से अपना घर बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही समझ गए कि यह पृथ्वी अब इंसानों को दोबारा मौका नहीं देगी। पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है जो कुछ ही मिनटों में इंसानों को मार सकता है। अजीब बात यह है कि एक जगह ऐसी भी है जहां यह सब कुछ असर नहीं करता। एक ऐसी दुनिया जो कभी प्रदूषित नहीं हुई। वही जगह अब बचे हुए लोगों की आखिरी उम्मीद बन गई है। हीरोइन सिटोरी अपने परिवार के साथ एक अंधेरे किले में रहती है, लेकिन बाहर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी कभी भी फट सकते हैं। किले में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि वे यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। उन्हें कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। एक दिन सिटोरी एक एंटी मिलिट्री सूट पहनकर खंडहरों से बाहर निकलती है। समुद्र तट पार करने के बाद वे सामने की तटरेखा को देखते हैं। सिटोरी यह देखकर हैरान रह जाती है और उसने अपने दोस्तों को रेडियो पर बताया कि समुद्र तट पर अभी भी कुछ लाइफ बोट्स मौजूद हैं। दूर पानी में एक जमी हुई डिस्ट्रॉयर शिप शांति से तैर रही थी। सिटोरी उस जहाज के नीचे के छेद से अंदर घुसा और पूरे जहाज को खोजा, लेकिन वहां न कोई सामान था, न कोई जीवित इंसान, सिर्फ कुछ जमे हुए शव थे। वह वहां से जाने ही वाला था कि चंद्र ग्रहण के दौरान एक बैंगनी फूल खिलता हुआ दिखा। 5 सालों में सिटोरी ने कोई फूल नहीं देखा था। वह उस फूल को अपनी पत्नी को देना चाहता था ताकि वह खुश हो सके। अचानक रेडियो पर एक इमरजेंसी नोटिस आया। 2 मिनट में रेडिएशन स्टॉर्म आने वाला है। सिटोरी तुरंत जहाज से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक काला तूफानी दीवार तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उस तूफान में भयानक बिजली चमक रही थी। अगर कोई उसमें फंस जाए तो उसका अंजाम सोचना भी डरावना था। सिटोरी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसने रेडियो पर चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहा कि सेफ्टी गेट तुरंत खोल दें। उसे भरोसा था कि वह तूफान आने से पहले वापस पहुंच जाएगा। सेफ्टी गेट धीरे धीरे खुल रहा था और पीछे तूफान तेजी से आ रहा था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, पीछे बिजली गिरी। सिटोरी ने छलांग लगाकर गेट पार कर लिया। अंदर पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों से गेट बंद करने को कहा। जैसे ही गेट बंद हुआ, खतरा टल गया। पूरे शरीर को डिसइंफेक्ट किया गया। सिटोरी ने अपना प्रोटेक्टिव सूट उतारा और जमीन पर बैठकर गहरी सांस लेने लगा। अभी भी उस इमरजेंसी का दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था। सिक्योरिटी कैंटीन में सिटोरी अपनी पत्नी एलिस के लिए हल्के बैंगनी फूलों का गुलदस्ता लेकर गया। उसकी आंखों में चमक थी। 5 सालों में वह भूल चुका था कि फूल कैसे दिखते हैं। उसका बेटा डेविड जो उसके पास खड़ा था, अचानक गुलदस्ते को देखकर बोला कि सिक्योरिटी ने उसे बाहर पकड़ा था। वह पूछता है कि वह बाहर कितनी देर था। सिटोरी जवाब देता है, सिर्फ कुछ मिनट। एलिस सिक्योरिटी सर्विलांस टीम की सदस्य है। जब वह मीटिंग हॉल में बाहरी लोगों को अंदर लेने के बारे में चर्चा कर रही थी, तभी अचानक सभी मॉनिटर स्क्रीन पर एक अजीब फ्लावर वॉस जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। फिर पूरा सिक्योरिटी एरिया जोर जोर से हिलने लगा। यह कोई सामान्य भूकंप नहीं था, बल्कि भूस्खलन था। एक विशाल दरार सीधे सिक्योरिटी के लोहे के गेट तक पहुंच गई। अलार्म सिस्टम हर जगह बजने लगा और लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। स्टोरी ने अपनी पत्नी और बेटे को उठाया और सामान लेकर गेट की ओर भागा, लेकिन मुख्य गेट भीड़ से जाम था। वह इलाके को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वह अपने परिवार को लेकर बैकअप दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा गिरने ही वाला था, इसीलिए वे किसी तरह बाहर निकल गए। बाहर का माहौल और भी खतरनाक था। हर तरफ शरणार्थी थे। कुछ मास्क पहने हुए थे, कुछ आसमान की ओर देख रहे थे। सभी एक ही दिशा में भाग रहे थे।
समुद्र में मौजूद कुछ लाइफ बोट्स ही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। आगे का रेस्क्यू पवेलियन पानी में डूब रहा था। लोग उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालत बहुत खराब थी। स्टोरी ने खतरा समझकर अपने परिवार के साथ वहां दौड़ लगाई। रास्ते में उसने अपने दोस्त को देखा, जिसे लोग पकड़कर उसका मास्क छीन रहे थे। स्टोरी ने उसे बचाया, लेकिन इस दौरान उसका खुद का मास्क कोई और ले गया। आखिरकार वे रेस्क्यू पवेलियन तक पहुंच गए। अंदर बैठे लोगों ने सीट बेल्ट बांध ली और मजबूरी में दरवाजा बंद कर दिया। बाहर रह गए लोग दरवाजे पर चिल्लाते रहे। तभी समुद्र में 50 मीटर ऊंची एक विशाल लहर उठी। वह एक दहाड़ते हुए जानवर की तरह आई और सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। रेस्क्यू बोट जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन आखिरकार कुछ समय बाद शांत हो गई। स्टोरी ने दिशा देखी और दक्षिण की ओर जाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो वे 7 दिनों में लंदन पहुंच सकते हैं। उसने हवा की जांच की और पाया कि हवा ठीक है, इसीलिए सबने मास्क हटा दिए। कुछ दिनों बाद खाने का सामान खत्म हो गया और लोग कमजोर हो गए। तभी नाव किसी चीज से टकराकर रुक गई। स्टोरी ने पानी में उतरकर उसे ठीक किया। रात को आसमान बदल चुका था, तारे गायब थे और अजीब रोशनी दिख रही थी। कुछ दिनों बाद वे एक जगह पहुंचे जहां सिर्फ इमारतों की छतें पानी के ऊपर दिख रही थीं। वहां से उन्हें आगे का रास्ता मिला। किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि हवा थोड़ी सुरक्षित है, लेकिन ज्यादा समय रहना खतरनाक था। अचानक उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। वे शरणार्थी थे, जिनके शरीर रेडिएशन से बदल चुके थे। पास में एक हाई सिक्योरिटी एरिया था, जहां सिर्फ पहचान पत्र वालों को ही जाने दिया जा रहा था। एलिस ने अपना कार्ड दिखाया और उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन स्टोरी का दोस्त अपना कार्ड खो चुका था, इसीलिए उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। तभी अचानक एक और रेडिएशन तूफान आने लगा। स्टोरी ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक कार रोकी। उस आदमी ने उन्हें लंदन ले जाने के बदले उसकी घड़ी मांगी और स्टोरी ने बिना सोचे दे दी। लेकिन रास्ते में उस आदमी ने धोखा देने की कोशिश की। तभी आसमान में उल्का पिंडों की बारिश शुरू हो गई। वे एक पेड़ के पीछे छिप गए और किसी तरह बच गए। आखिरकार वे एलिस की मां के घर पहुंचे, जहां थोड़ी सुरक्षा थी, लेकिन वहां स्टोरी को पता चला कि वह रेडिएशन से संक्रमित हो चुका है और उसके पास सिर्फ लगभग 8 हफ्ते ही बचे हैं। अगले दिन वे फिर निकल पड़े। रास्ते में डाकुओं से लड़ाई हुई, फिर एक खतरनाक पुल पार किया जो बाद में टूट गया। वे आगे बढ़ते रहे, कई मुश्किलों का सामना करते हुए। एक आदमी ने उन्हें एक सुरक्षित जगह का रास्ता बताया और अपनी बेटी को भी उनके साथ भेजा। वे लोग आगे बढ़े, युद्ध क्षेत्र पार किया और आखिरकार ज्वालामुखी के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक बस मिली जो उन्हें सुरक्षित जगह तक ले जा सकती थी। रास्ते में फिर हमला हुआ, लेकिन वे बच निकले। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। साफ पानी, ताजी हवा और सुरक्षित माहौल। लेकिन स्टोरी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अंत में उसने अपने परिवार को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया और अपनी आखिरी सांस ली, अपना वादा पूरा करते हुए।